नमस्कार, आपका स्वागत है ट्रांसपोर्ट इमेज में। मैं हूं विदिशा। आइए नजर डालते हैं अब तक के अहम खबरों पर। दीनदयाल उपाध्याय चिकित्सालय को प्रदेश में प्रथम स्थान, 3 अन्य चिकित्सालयों को भी मिला अवार्ड। नववर्ष पर विश्वनाथ दरबार में लगेगा श्रद्धालुओं का तांता, 10 लाख से अधिक दर्शनार्थियों के आने की उम्मीद। 7 देशों में खुलेगा संस्कृत प्रशिक्षण केंद्र, 3 माह, 6 माह व 1 साल का कोर्स चलेगा। वाराणसी में सबसे ज्यादा कार्यक्रम, फरवरी से शुरू हो जाएगा आयोजन की श्रृंखला। एससीओ और G20 की भारत की अध्यक्षता से दुनिया में शांति, पुतिन का कहना। आइए जानते हैं खबरें विस्तार से। सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में हो रहे प्रयास से दौरान पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय चिकित्सालय को प्रदेश में सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त हुआ है। इस बात से स्वास्थ्य विभाग में खुशी का माहौल है। कायाकल्प अवार्ड योजना के वर्ष 2022 से 23 के लिए DDU चिकित्सालय ने अंतिम चरण में 93.7% अंक हासिल कर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसके साथ ही जनपद के 3 अन्य राज्य के चिकित्सालयों SSPG मंडलीय चिकित्सालय कबीर चोरा, जिला महिला चिकित्सालय और लाल बहादुर शास्त्री चिकित्सालय रामनगर ने भी कायाकल्प अवार्ड हासिल किया है। चारों चिकित्सालयों ने कायाकल्प अवार्ड के सभी मानकों में सर्वाधिक अंक प्राप्त कर पुरस्कार हासिल किया है। इसके लिए कमिश्नर और जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य विभाग सहित चिकित्सालयों के समस्त स्टाफ की सराहना की और भविष्य में इसी तरह के कार्य की अपेक्षा की है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संदीप चौधरी, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण वाराणसी मंडल के अपर निदेशक डॉक्टर अंजू सिंह, DDU चिकित्सालय के प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर RK सिंह, SSPG मंडलीय चिकित्सालय के प्रमुख चिकित्सा अध्यक्ष डॉक्टर GS मौर्य, जिला महिला चिकित्सालय डॉक्टर मनीषा सिंह सेंगर और LBS चिकित्सालय के अधीक्षक डॉक्टर AC दुबे ने क्वालिटी एश्योरेंस के मंडलीय सलाहकार डॉक्टर RP सोलंकी सहित चिकित्सक व स्टाफ के कार्य की सराहना की और बधाई भी दी। उन्होंने कहा कि चिकित्सालयों PHC, SHCCH में गुणवत्तापूर्वक सुधार के लिए डॉक्टर RP सोलंकी ने कायाकल्प अवार्ड में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नववर्ष के अवसर पर इस बार बाबा विश्वनाथ धाम में श्रद्धालुओं का तांता लगेगा। 10 लाख से भी अधिक श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद जताई जा रही है। ऐसे में मंदिर व जिला प्रशासन तैयारी में जुट गया है। इसका रिहर्सल भी किया जा चुका है। साथ ही अन्य तरह के जरूरी इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि दर्शनार्थियों को परेशानी ना झेलनी पड़े। 31 दिसंबर से 1 जनवरी तक शिवलिंग को छूकर स्पर्श दर्शन पर पाबंदी लगी है। इसका पूर्वाभास की भी जा चुका है। साल के पहले दिन धाम में 10 लाख से भी अधिक श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। दर्शनार्थियों की भीड़ को देखते हुए स्पर्श दर्शन पर रोक लगा दी गई है, क्योंकि इस तरह से दर्शन करने के समय अधिक लगता है। भक्त मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करते हैं, जल प्रसाद आदि चढ़ाते हैं, इसके बाद निकलते हैं। भीड़ अधिक होने की वजह से
दिक्कत होगी। इसको देखते हुए स्पष्ट दर्शन प्रतिबंध रहेगा। मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं के मास्क लगाने की भी अपील की है। अधिकारियों ने तैयारियों के साथ ही पूर्वाभ्यास का जायजा लिया है। धाम क्षेत्र को 4 जोन, 11 सेक्टर और 26 सब सेक्टर में बांटा जाएगा। गोदालिया से मेदागिनी तक नो व्हीकल जोन रहेगा। लोग पैदल ही आवागमन कर सकेंगे। सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता रहेंगे। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय ने देव भाषा संस्कृत को दुनिया में स्थापित करने की पहल की है। अमेरिका के वाशिंगटन के बाद अब दुनिया के 7 देशों में केंद्र खोलने की तैयारी हो गई है। अमेरिका के वाशिंगटन स्थित केंद्र के लिए प्रवासी रमन तिवारी को समन्वयन व नियुक्त कर दिया गया है। अब नेपाल समेत 7 देशों में संस्कृत अध्ययन केंद्र खोलने की पहल की गई है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर हरिराम त्रिपाठी ने बताया कि जानकारी के अंतिम सप्ताह से प्रशिक्षण केंद्र खोलने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत ज्योतिष, कर्मकांड, वास्तुशास्त्र, योग, तीर्थ, श्रद्धा कर्म, पौरोहित्य, अर्चक सहित अन्य पाठ्यक्रम की भी पढ़ाई होगी। 3 से 6 माह तक के कोर्स संचालित किए जाएंगे। साथ ही 1 माह का डिप्लोमा कोर्स भी चलाया जाएगा। उन्होंने बताया कि केंद्रों के लिए राष्ट्रीय उच्च स्तर शिक्षा अभियान से 10 करोड़ रुपए का अनुदान जल्द मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं रूसा के सहयोग से परिसर के विकास के लिए 10 साल की कार्य योजना बनाई जा चुकी है। परिसर में 150 सीसीटीवी कैमरे लगेंगे। साथ ही वाईफाई, अंडरग्राउंड केबल बिछाने का काम भी किया जाएगा। देश के 17 संस्कृत विश्वविद्यालयों की भांति शास्त्री व आचार्य का कमान सिलेबस बनाया गया है। उत्तर प्रदेश के लिए वर्ष 2023 काफी अहम साबित होने जा रहे हैं। यहाँ एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन फरवरी में होने वाला है, तो वहीं दूसरी ओर दुनिया के 20 दिग्गज देशों के समूह G20 के सम्मेलन को लेकर फरवरी से ही अगस्त तक लगभग 1 दर्जन आयोजन की मेजबानी उत्तर प्रदेश करेगा। प्रदेश में इसके आयोजन की श्रृंखला की शुरुआत आगरा से ही होगी, जबकि अंतिम कार्यक्रम वाराणसी में होना है। इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय बैठक में अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं, ताकि प्रदेश की विशिष्ट संस्कृति और धरोहर को वैश्विक फलक पर नई पहचान दिलाई जा सके। प्रदेश में G20 सम्मेलन के कार्यक्रम आगरा, लखनऊ, वाराणसी और ग्रेटर नोएडा में होंगे, जो फरवरी से अगस्त तक अलग अलग मिलकर कुल 11 दिन चलेंगे। कार्यक्रम की शुरुआत आगरा से होगी। यहाँ अलग अलग महीने में 3 कार्यक्रम होंगे। आगरा में पहले कार्यक्रम फरवरी माह में एम्पावर इंस्पेक्शन मीटिंग के साथ होगा, जिसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड को नोडल मिनिस्ट्री बनाया गया है। इसी तरह यहाँ दूसरा और तीसरा कार्यक्रम अगस्त माह में होगा, जहां पर दोनों कार्यक्रम में कल्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग होगी, जिसमें दोनों कार्यक्रम में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर नोडल मिनिस्ट्री होगा। प्रदेश की राजधानी में फरवरी माह में डिजिटल इकोनॉमिक वर्किंग मीटिंग होगी, जहां पर दिग्गज अपने विचार रखेंगे। इस कार्यक्रम में लिए मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नोडल मिनिस्ट्री रहेगी। ग्रेटर नोएडा में अगस्त माह में बिजनेस 20 समिट का आयोजन किया जाएगा, जिसका नोडल CII को बनाया गया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजे गए अपने संदेश में क्रिसमस और नए साल की शुभकामनाएं भेजी।
रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अपने शुभकामना संदेश में जोर देकर कहा है कि 2022 में रूस और भारत ने राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ मनाई और दोस्ती और आपसी सम्मान की सकारात्मक परंपराओं पर भरोसा कायम रखा। भारत में रूस के दूतावास के मुताबिक पुतिन ने कहा कि दोनों देश अपनी विशेष रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाना जारी रखते हुए आगे जाएंगे। बल्कि व्लादिमीर पुतिन ने यह भी कहा कि इससे ऊर्जा, सैन्य प्रौद्योगिकी के अलावा बड़े पैमाने पर व्यापार और आर्थिक परियोजनाओं को पूरा किया जा रहा है। साथ ही दोनों देश क्षेत्रीय और वैश्विक एजेंडे के महत्वपूर्ण मामले को हल करने के प्रयासों में समन्वय भी करते हैं। अपने शुभकामना संदेश में व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि मुझे भरोसा है कि भारत की हाल ही में शुरू हुई SCO और G20 अध्यक्षता एशिया और पूरी दुनिया में स्थिरता और सुरक्षा को मजबूत करने के साथ ही हमारे लोगों के लाभ के लिए रूस भारत के बीच बहुआयामी सहयोग को कायम करने के लिए नए अवसरों के रास्ते खोलेंगे। मध्य प्रदेश का कोचिंग हब बनते जा रहे इंदौर शहर में एग्जाम की तैयारी करने आए एक युवा चाय वाले का वीडियो आजकल वायरल हो रहा है। आपने MBA चाय वाला तो सुना ही होगा, लेकिन ये साइकिल वाली चाय है। बड़वानी जिले के इस आदिवासी छात्र का वीडियो काफी पॉपुलर हो रहा है सोशल मीडिया में। इसमें छात्र दिन में तो पढ़ाई करता है और रात में साइकिल से चाय बेचता है। इंदौर में अच्छी पढ़ाई कर रहा ये युवा साइकिल वाली चाय के साथ संदेश भी देता है, काम कोई भी छोटा नहीं है, बस उसे पूरे मेहनत और मन से किया जाना चाहिए। इंदौर देश के स्वच्छ शहर के साथ साथ एजुकेशन सिटी के रूप में भी अपनी पहचान बना रहा है। शहर में सैकड़ों की संख्या में कोचिंग संस्थान है, जिनमें एग्जाम की तैयारियों के लिए दूर दराज से छात्र आते हैं। ऐसे ही एक छात्र बड़वानी जिले का अजय खन्ना है। ये आदिवासी छात्र इंजीनियरिंग करने के बाद इंदौर से ही MBA कर रहा है, लेकिन इंदौर के शुभ भवनकुआ में साइकिल पर चाय बेचते हुए इसका वीडियो वायरल हो रहा है। उज्बेकिस्तान में कथित रूप से कफ सिरप पीने के कारण 18 बच्चों की मौत के मामले में विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारतीय दूतावास ने उस देश के साथ संपर्क कर उनकी जांच का ब्यौरा मांगा है। इसके साथ ही विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि अब तक उज्बेकिस्तान ने मुद्दे को भारत के सामने नहीं उठाया है। वहीं विदेश मंत्री ने कथित रूप से कफ सिरप से मौत के मामले में कहा कि इस मामले को लेकर उज्बेकिस्तान में कानूनी कार्यवाही शुरू की गई है और हम वहां भारतीय कंपनी से जुड़े कुछ लोगों को राजनयिक सहायता प्रदान कर रहे हैं। दरअसल उज्बेकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने दावा किया है कि इन बच्चों ने नोएडा स्थित मेडियन बायोटेक द्वारा निर्मित डॉक 1 मैक्स का सेवन किया था। दूसरी ओर बच्चों की मौत होने से जुड़े मामले की जांच केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन यानी कि CDSCO ने शुरू कर दी है और कंपनी के कानूनी मामलों की प्रतिनिधि ने कहा कि डॉक 1 मैक्स दवा का निर्माण फिलहाल के लिए रोक दिया गया है। विदेशी मामले संबंधी समिति को दी गई जानकारी में विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय के बुनियादी ढांचे का विकास, जिसे कैबिनेट ने मंजूरी दी थी, वित्त वर्ष 2025-26 तक पूरा होने की संभावना है। संसद पटल पर हाल ही में रखी गई समिति की 19वीं रिपोर्ट में विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस साल मार्च में मंत्रालय ने नालंदा विश्वविद्यालय के लिए भारत सरकार की फंडिंग को 2025-26 तक बढ़ाया है। विदेशी मामलों संबंधी समिति ने नालंदा विश्वविद्यालय के निर्माण में प्रगति को संतोषजनक बताया है। समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि सभी शैक्षणिक ब्लॉकों, प्रशासनिक भवनों, प्रयोगशालाओं, सभागारों, परिसर की सुविधाओं, साइट विकास कार्य समेत 90
प्रतिशत से अधिक बुनियादी ढांचे को पूरा कर लिया गया है। समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि 2018 के अंत में शुरू हुई फैकल्टी और कर्मचारियों और विद्यार्थी छात्रावास ब्लॉक और आवासों के निर्माण में 70% प्रगति देखी गई है। समिति ने अपनी रिपोर्ट में इच्छा जाहिर की है कि आवासीय भवनों से संबंधित शेष निर्माण कार्य समयबद्ध तरीके से ही पूरा किया जाए और विश्वविद्यालय की शैक्षणिक साख को बरकरार रखा जाए। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर के अति प्राचीन और आस्था के केंद्र खजराना गणेश मंदिर में नववर्ष पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती नजर आई। मंदिर प्रशासन के द्वारा इस बार भी यहां 4 से 5 लाख श्रद्धालुओं के आने की संभावना जताई गई थी और ठीक वैसा ही दिख रहा है। इसको लेकर मंदिर प्रशासन ने दर्शन की विशेष व्यवस्था भी की थी। मिली जानकारी के मुताबिक 31 दिसंबर की रात 11 बजे तक खजराना मंदिर में भगवान गणेश के दर्शन किए जा सकेंगे। वहीं 1 जनवरी 2023 की सुबह 5 बजे दर्शन के लिए मंदिर के द्वार खोल दिए जाएंगे। 31 दिसंबर की रात 12 बजे होने वाले आरती मंदिर के पुजारियों के द्वारा ही की जाएगी। इसमें भक्तों के प्रवेश नहीं मिल पा सके। मंदिर के पुजारी अशोक भट्ट ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों तक कोरोना की वजह से भक्तों की ज्यादा भीड़ नहीं जुटी थी, लेकिन इस साल 1 जनवरी को रविवार पर रहा है। साथ ही कोरोना में की कोई पाबंदी भी नहीं है, इसलिए यहां 4 से 5 लाख भक्तों की जुटने की संभावना जताई जा रही है। रविवार को खास बात तो यह है कि इतनी भीड़ होने के बावजूद भी 45 मिनट के भीतर ही दर्शन करवा दिए जाएंगे। अधिक भीड़ होने के कारण 4-4 की कतार में खजराना गणेश के चलित दर्शन होंगे। नए साल पर भक्तों का प्रवेश खजराना परिसर के काली मंदिर मार्ग से होगा, वहीं निकासी गोयल बिहार की तरफ से होगा। राजस्थान के अलग अलग शहरों हर साल पर्यटकों की काफी भीड़ जुटती है। राजस्थान में पर्यटन को और अधिक बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार की ओर से भी पर्यटकों को कई सौगातें दी जाती रही। इस क्रम में राजस्थान के जैसलमेर में पर्यटकों के लिए खास सुविधा की शुरुआत की गई है। दरअसल जैसलमेर जिले में राजस्थान पर्यटन विकास निगम की ओर से पर्यटकों के लिए हेलीकॉप्टर जॉय राइड सेवा शुरू की गई है। पर्यटकों को नया अनुभव देने के लिए जैसलमेर के सम्म में हेलीकॉप्टर जॉय राइड की व्यवस्था शुरू हुई है। मिली जानकारी के अनुसार जैसलमेर के सम्म स्थित समढानी में हो रहे इस हेलीकॉप्टर राइड के लिए प्रति व्यक्ति 7,000 रुपए किराया रखा गया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पर्यटन मंत्री विशेंद्र सिंह वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया गया। इस बारे में जैसलमेर जिला कलेक्टर टीना दावी ने बताया कि राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा के उद्देश्य से आरडीडीसी की ओर से हेलीकॉप्टर जॉय राइड की पहल जैसलमेर से की जा रही है। इससे निश्चित रूप से जैसलमेर के टूरिज्म में बढ़ावा मिलेगा। जिले के अर्चित परिहार गांव में आयोजित दुनिया की सबसे बड़ी ट्राइथलन प्रतियोगिता इंटरनेशनल आयरन मैन चैंपियनशिप में धमाकेदार जीत दर्ज की गई। निर्धारित टास्क समय सीमा के अंदर पूरा करके वो जिले के पहले आयरन मैन बन गए हैं। गोवा में शुरू हुई इस प्रतियोगिता में 33 देशों के 1600 से भी ज्यादा एथलीटों ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता के लिए 2 किलोमीटर समुद्री में तैराकी, 90 किलोमीटर साइकिलिंग एवं 21 किलोमीटर की दौड़ को अर्चित ने 7 घंटा 1 मिनट में खत्म किया। जिला मुख्यालय से 35 किलोमीटर दूर नागोद तहसील के स्वतंत्रता सेनानियों की भूमि ग्राम अमकुई के निवासी हैं अर्चित। अर्चित को निडरता, जिगरापन और कभी भी हार ना मानने की जज्बा उनके पूर्वजों से ही मिला। उनका कहना है कि ये गुण उनके पूर्वज भेलसाई युद्ध वर्ष 1897 में शहीद लाल छत्रधारी सिंह प्रतिमा एवं बाबा स्वर्गीय श्री मोतीमन सिंह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की ही देन है।
पीलीभीत टाइगर रिजर्व अब सिर्फ बाघों के लिए नहीं बल्कि हाथियों के लिए भी पहचाना जाएगा। तराई के जंगलों में अब बाघों के साथ हाथियों का भी प्राकृतिक संरक्षण होगा। केंद्र सरकार के बाद प्रदेश सरकार ने भी तराई एलिफेंट रिजर्व की स्थापना को मंजूरी दे दी है। इससे यहां पर अब पर्यटकों की संख्या दोगुनी होने की भी उम्मीद लगाई जा रही है। पीलीभीत एलिफेंट रिजर्व प्रदेश का दूसरा और देश का 33वां एलिफेंट रिजर्व होगा, जिसमें टाइगर रिजर्व का बहुत बड़ा हिस्सा इसके लिए संरक्षित किया गया है। ये भी बताते चले कि पीलीभीत रेंज की सीमा नेपाल की सुकला फंटा सेंचुरी से मिली हुई है, जिसके चलते बड़ी संख्या में हाथियों का नेपाल से आवागमन बना रहता है और हाथियों को पीलीभीत में प्राकृतिक आनंद मिलता है, जिसके चलते समय समय पर हाथी यहाँ पर आया जाया करते हैं। बराही रेंज के लग्गा बग्गा से लेकर दूधवा टाइगर रिजर्व तक का जंगल हाथियों का कॉरिडोर माना जाता है। कई वर्षों तक हाथी इन इलाकों में विचरण करते रहे, लेकिन समय के साथ साथ आए बदलाव में कॉरिडोर खेती में तब्दील हो गया है। अब तक इतना ही। धन्यवाद।